नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा ताकि हम आज के सेशन की शुरुआत कर पाए। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज रविवार का दिन है। आप सबको पता है सुबह 11 बजे हमारी रोजाना क्लास होती है। रोजाना हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं और आज आपको पता है रविवार को एक मेगा मॉक टेस्ट होने वाले हैं जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन पर आधारित। आपको पता है मैंने आज आर्मी का ओरिजिनल पेपर उठाया। आपको पता है जिनका 23 फरवरी को एग्जाम था 2020 का, वो ओरिजिनल पेपर हम आज करवाने वाले इस क्लास में। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाइएगा ताकि सभी विद्यार्थी इस सेशन का फायदा उठा पाए और आप पता कर पाए आपके कितने क्वेश्चन 50 में से राइट होते हैं। वो एकदम ओरिजिनल पेपर मैंने उठाया कटियार यारों का, जो कि हाल ही में पेपर हुआ था, ज्यादा पुराना पेपर भी नहीं है। तो इस तरह से आप पता कर पाओगे आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और हम पूरी क्लास आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं से प्रत्येक क्वेश्चन उठा हुआ है, आप पेपर पूरा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए दोस्तों, आज का सेशन बिना देरी किए शुरू करने वाले। इससे पहले जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ लगती है रोजाना आर्मी लेवल की क्लासें। चलिए दोस्तों, सभी को जय हिंद, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। इसी के साथ ही हमारी क्लास का आज शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन में आर्मी का ओरिजिनल पेपर करवाने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। क्लास के अंत में आपको ये भी कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और रोजाना क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है, तो वहाँ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी हमसे ज्वाइन हो जाएगा। आरजी किशन एजुकेशन सर्च कर लेना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आप सबको पता होगा। पहले बात कर लेते हैं, क्रिकेट का जन्मदाता देश है वो इंग्लैंड है। ये जानकारी अहम है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए दुबई में। दुबई में है। जो हम बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का क्या है मुख्यालय है? संयुक्त अरब अमीरात में है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। चलिए दोस्तों, आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दो। तो आप सबको पता होना चाहिए भारतीय विज्ञान संस्थान है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और बेंगलुरु आप सबको पता है कर्नाटक की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और भी काफी सारे यहाँ कोलकाता से संबंधित, मुंबई से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। आपको बता चुका हूँ कोलकाता, जो पहले बात करें दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, जो 1911 में आपको पता है दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। जो राजधानी पहले कोलकाता हुई करती थी। और हम बात करें मुंबई है तो भारत का प्रवेश द्वार कह दो या गेटवे ऑफ इंडिया है, वो मुंबई को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया गेट है वो नई दिल्ली में। मैंने काफी बार ये क्वेश्चन आपको करवा दिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो आप सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आपको पता है 2 राजधानी है, एक तो है शिमला और एक है धर्मशाला। एक है शिमला और एक है धर्मशाला। तो आपको शिमला ऑप्शन में दे रखा है। और ये भी ध्यान रखना है, हम बात करें शिमला है वो ग्रीष्मकालीन क्या है राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी की बात करें तो वो है धर्मशाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? एकदम ओरिजिनल पेपर आप नोट कर लेना। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन लगभग मैंने क्लासों में प्रोवाइड कर रखी है आपको, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रही है तो हमारी रेगुलर क्लास लीजिए और फ्री में पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम, वहाँ भी जुड़ जाइए ताकि आप आर्मी की प्रिपरेशन कर पाए। बिल्कुल फ्री में हम करवाते हैं यहाँ तैयारी। और जिनको हमारी आर्मी की मॉडल ई बुक चाहिए वो भी हमें हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ संपर्क कीजिए या हमारे सेंटर से आप बाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो आप सबको पता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, भगत सिंह का नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद था, ठीक है। नेताजी आपको पता है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी है, ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपको पता है पानीपत की लड़ाई से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको भी नोट कर लेना है, सारी मैं बात बताऊंगा यहाँ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा और किन के द्वारा पराजित किया गया था। अब बात कर लेते हैं पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी। उनमें आपको पता है मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए अहमद अब्दाली के द्वारा हुए थे। तो आपकी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, ये नोट कर लीजिएगा। तो आपको बताना है हम बात करें, एक तो था मराठा और कौन, अहमद अब्दाली के बीच जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और तीसरी लड़ाई की आपको डेट भी याद रखना है, कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 14 जनवरी 1761 कब हुई थी दोस्तों, 14 जनवरी में नोट कर लेता हूं, यहाँ आपको नोट भी कर लेना है 14 जनवरी। और बात करें 1761 में क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आप नोट कर लीजिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 14 जनवरी 1761 में हुई थी। और किन किन के बीच हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अब बात कर लेते हैं प्रथम लड़ाई से, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है तो वो भी नोट कर लीजिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो वो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। कब हुई थी, 21 अप्रैल में लिख देता हूं आपके लिए, 21 अप्रैल और कब 1526 में हुई थी। कब हुई थी, 1526 में हुई थी। इनके बारे में भी आपको नोट कर लेना, ये लड़ाई किन के बीच हुई थी। प्रथम लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं तो पानीपत की प्रथम लड़ाई वो किन किन के बीच हुई थी आपको पता होना चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिनमें बाबर क्या हुआ था, जीता था। आपको प्रथम लड़ाई में कौन जीता था ये नोट कर लेना है, बाबर और लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इनमें जीता कौन था आपको पता होना चाहिए, बाबर क्या था, जीता था, बाबर जीता था और लोदी हारा था। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई ये डेट भी ध्यान रखना है, और किन किन के बीच हुई और कौन हारा और कौन जीता ये भी ध्यान रखिएगा। और पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रथम लड़ाई से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो ये नोट कर लीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी तो प्रथम लड़ाई हुई थी और 1526 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत आपको पता है हरियाणा में है वर्तमान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, यानी मार्क्सवाद का हम बात करें सिद्धांत है उसके प्रतिपादक का श्रेय किसे जाना जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए इसके मार्क्सवाद का आपको पता है कौन है, कार्ल मार्क्स है। कौन है, कार्ल मार्क्स। इसके साथ एक नाम और भी याद रखना है, कार्ल मार्क्स वह कौन, फ्रेडरिक एंगेल्स, ठीक है। फ्रेडरिक भी याद रखना है क्योंकि कई बार आपको ये ऑप्शन में दे देके फ्रेडरिक भी दे सकता है, फ्रेडरिक। आगे बात करें तो एंगेलस, क्या, एंगेलस इसका नाम है, फ्रेडरिक एंगेलस, ये नाम भी ध्यान रखना है। आपको पता है कार्ल मार्क्स और बात करें फ्रेडरिक थे, ये दोनों क्या थे, इसका मुख्य हम बात करें समर्थक थे। तो आपके ज्यादातर ऑप्शन में यही आता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। यदि ये मिले और ये नहीं मिले तो ये कर देना, आपको दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एकदम पेपर आया हुआ ओरिजिनल पेपर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन भी वही है जो पेपर में आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पश्चिम हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, जल्दी सभी विद्यार्थी, प्रसिद्ध, यहाँ पश्चिम लिख दिया, क्या प्रसिद्ध लिखो, थोड़ा करेक्शन कर लो क्योंकि टाइप करते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ है। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये दोस्तों असम में, कहाँ है, असम में। और असम में भी बात करें तो कहाँ है, ये भी ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी में। कहाँ है दोस्तों, गुवाहाटी में क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो गुवाहाटी में है जो असम में है। और असम की राजधानी आपको काफी बार मैं बता चुका हूँ, दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वो असम में, आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा पेपर ही आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है, तो ये गीत है आप सबको पता है मोहम्मद इकबाल का है। किसका है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल का है ये गीत, आप सबको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और अंतिम शासक क्या कौन था, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात तो कर लेते हैं इनकी, हम बात करें स्थापना किसने की थी, यानी प्रथम शासक की बात करें तो कौन था, वो था बाबर। प्रथम शासक कौन था, बाबर था। अब बात कर लेते हैं BRI यानी बिगिनिंग, बिगिनिंग बी का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग। तो बिगिनिंग हम शुरुआत की बात करें तो किसने की थी, बाबर ने की थी। और हम बात करें आगे बात कर लेते हैं, यानी भारत में हम बात करें मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो वो था बहादुर शाह जफर। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर। थोड़ा मैं बता देता हूं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था, वो अंतिम शासक था, मुगल अंतिम शासक था। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, जैसे अभी चूरू भर्ती का पीछे 2018 में पेपर हुआ, 19 में पेपर हुआ था, उसमें आया था कि बहादुर शाह जफर कौन था, ऑप्शन में था अंतिम मुगल सम्राट, प्रथम मुगल सम्राट। तो आपको पता है बहादुर शाह जफर है वो अंतिम है, ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर है वो अंतिम सम्राट था मुगल। और प्रथम की बात करें तो कौन था, बाबर था। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 10 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है, वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा क्या है, रुपए है। आपको पता है भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और उसके अलावा हम बात करें तो कौन से एशियाई देश की मुद्रा है जो रुपए है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, नेपाल की मुद्रा भी क्या है, आपको पता है नेपाल की मुद्रा क्या है, वो भी रुपए है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की राजधानी क्या है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है, काठमांडू है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और आप सबको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो कि नेपाल में, आपको पता है नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में। जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी सभी जवाब देने की कोशिश करिएगा। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए गीता किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है, आप सबको पता है वेद व्यास। गीता आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो बात कर लेते हैं, गीता है वो महाभारत का ही है पार्ट है। गीता क्या है, महाभारत का ही क्या है, एक भाग है। तो लिखी किसके द्वारा गई है, महाभारत आपको सबको पता है वेद व्यास द्वारा। और यानी गीता किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए गीता है वो वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखी गई है, क्योंकि वो भी महाभारत का क्या है, एक भाग है। आपको पता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, यानी किसके लेखक है वाल्मीकि, ये आप ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि ने आपको पता है रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप सबको पता है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तुलसीदास ने की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में है। कहाँ है, कोणार्क में है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और आप सबको पता होना चाहिए मदुरई में कौन सा मंदिर है, ये आपको कॉमेंट करके बताना, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करने हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए, हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ आपको पता है रामायण और महाभारत दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया।
तो हो सकता है कई बार एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कंपिटिटिव एग्जाम में कोई मतलब ऐसे नहीं होती कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी टॉपिक से दो क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आप क्या है, रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई, अभी मैंने बताया था रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है। अब हमारा साइंस का पार्ट शुरू होने वाला है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सर्वोच्च गैर सैनिक पुरस्कार पदक कौन सा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करके जरूर जाना। सभी विद्यार्थी आपको बताना है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, पहले बात तो कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील क्या है। आप सबको पता होना चाहिए क्या है, मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन सी धातु होती है आप सबको पता होना चाहिए। एक तो लोहा होता है, कौन होता है, लोहा होता है। और क्या होता है, कार्बन होता है। चलिए मैं इसका सारे घटक ही लिख देता हूँ। कार्बन होता है, और क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कार्बन होता है, निकल होता है, और क्या होता है, निकल और क्रोमियम होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमियम। तो अब बात कर लेते हैं, हम बात करें, सारे ही मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप बता दो कौन सा जवाब इसका सही होगा। यानी हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें 4 मुख्य घटक धातु होती है। कौन कौन सी, लोहा होती है, कार्बन होती है, निकल होती है और क्रोमियम होती है। अब आपको कहा है लोहे के साथ क्या मिला है, लोहे के साथ आपको पता है निकल भी है, क्रोमियम भी है, कार्बन भी है। अगले ने कहा धातु, तो धातु आपको पता है निकल और क्रोमियम 2 है। ऑप्शन में दोनों में से एक दे रखा, क्या दे रखा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्योंकि आपको पता है ना तो यहाँ निकल दे रखा, निकल यहाँ दे नहीं रखा, इसका मतलब कौन सा होगा, क्रोमियम। तो आपको ध्यान रखना है। लोहे की हम बात करें, स्टेनलेस स्टील के सारे घटक आपको मैंने बता दिया था, एक दिन क्लास भी ली थी मैंने, जिनमें आपको करवाया था प्रमुख मिश्र धातु। तो मिश्र धातु से क्वेश्चन आपके आता है, मैंने ये भी नोट करवाया था। स्टेनलेस स्टील को खास तौर से ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा दोबारा से, जिनके याद नहीं हुआ है अभी तक। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त का शुद्ध किया जाता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता है गुर्दा में होता है, इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा किडनी, इंग्लिश में कहे तो किडनी। तो रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है, किडनी में किया जाता है। और शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। हृदय में क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। तो आप सबको मैंने ये क्वेश्चन तो कल वाले जो हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं उसमें भी मैंने बताया था। क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, टेलीस्कोप होता है। क्या होता है, टेलीस्कोप कह दो, हिंदी में कहो तो दूरदर्शी या दूरदर्शक भी कह सकते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, जो आकाशीय पिंड या दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी या कहे दूरदर्शक का यूज किया जाता है। ये आपको काफी बार मैंने एग्जाम में आया हुआ है, तो आप नोट कर लीजिएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार मैंने बता भी रखा है, गैलीलियो ने किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। काफी बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन तो। चलिए दोस्तों माइक्रोस्कोप आपको पता है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहले बात बता देते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है आप सबको पता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और यदि इसकी सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र होता है N2O। रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2 नीचे लगाना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा, N2O। यानी ये किसका सूत्र होता है, नाइट्रस ऑक्साइड या कहे हंसने वाली गैस, हास्य गैस का क्या होता है, सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा जो भी क्वेश्चन बनते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो हम बात करें हमारे अश्रु गैस भी होती है एक, उसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, अश्रु गैस। अश्रु गैस का
हम रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है क्लोरोपिक्रीन। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है, जिसका सूत्र होता है CCl3NO2। क्या होता है सूत्र? CCl3, आगे क्या होता है? NO2 होता है। ये किसका सूत्र होता है? अश्रु गैस का सूत्र होता है। जो अश्रु गैस आपको पता है जिससे आंखों में आंसू आने लग जाता है, आप सबको पता है, या रोने वाली गैस भी कहते हैं। इसका आपको पता है अश्रु गैस का यूज किस में किया जाता है? पुलिस प्रशासन होता है, वो अनियंत्रित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आपको पता है, जब जहां ज्यादा भीड़ हो जाती है इकट्ठा, जिनको कंट्रोल या काबू करना थोड़ा कठिन हो जाता है, वहां पुलिस प्रशासन आपको पता है अश्रु गैस का प्रयोग करता है। उससे आपको पता है सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इससे भीड़ को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपको खास तौर से ध्यान रखना, हास्य गैस का सूत्र N2 होता है और इसका हम बात करें रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बीसीजी टीके का उपयोग की रोकथाम में किया जाता है। किसकी रोकथाम में किया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए। ये होता है दोस्तों तपेदिक का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, टीबी। तपेदिक का दूसरा नाम टीबी या कहे क्षय रोग भी लिखा आ सकता है दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। ये किसका नाम है? ये टीबी के ही दूसरे नाम है, या कहे तपेदिक। एक तो तपेदिक है, टीबी है और क्षय रोग, ये एक ही के नाम है। आप तीनों नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। बीसीजी का टीका होता है वो तपेदिक बीमारी के लिए लगाया जाता है, टीबी या कहे क्षय रोग, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? निम्न में से सबसे बाहरी किरण कौन सी है? बाहरी किरण की मतलब ज्यादा द्रव्यमान वाली किरण कौन सी है? आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ कौन सी होगी? एल्फा किरण होगी। एल्फा आपको पता है हीलियम का क्या होता है? नाभिक होता है। एल्फा किरण होती है वो हीलियम का नाभिक होती है। इसका हम बात करें, द्रव्यमान होता है वो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है 4 क्या होते हैं? 4 प्रोटॉन के बराबर होता है द्रव्यमान, ये ध्यान रखिएगा। यानी हम बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है हीलियम का, आपको पता है। और बात करें इसके 2 इकाई धनावेश होता है, 2 इकाई धनावेश होता है, आपको पता है। 2 प्रोटॉन होता है, आपको पता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ हम शीघ्र ही बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 22। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट का आपको पता है, हम बात करते हैं उत्कृष्ट का दूसरा नाम भी क्या है? अकीरिय गैस। अकीरिय गैस कह दो, उत्कृष्ट गैस कह दो, या नोबेल गैस कह दो। तीनों नाम नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको पता है नोबेल या अकीरिय या उत्कृष्ट, तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उत्कृष्ट गैस आपको पता है अंतिम आवर्त 18 में होती है, वही क्या होती है? आपको पता है उत्कृष्ट गैस होती है। अब बात कर लेते हैं उनमें, आपको पता है कौन कौन होती है? हीलियम होती है, नियोन होती है। मैं लिख देता हूँ जो भी उत्कृष्ट गैस आपके सामने। हीना नहीं आएगी, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, हीना नहीं आएगी क्योंकि मतलब KR जीना रोएगी XC, ठीक है, जीना रोएगी RH। ये दोस्तों क्या होती है? अकीरिय गैस होती है। ये क्या होती है? अकीरिय गैस होती है, नोट कर लीजिएगा। ये सारी क्या है? अकीरिय गैस है। अब ट्रिक आपको बता दिया, हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी, इस तरह से आपको याद रख लेना है। ये सारी दोस्तों क्या होती है? अकीरिय गैस होती है, ये कई उत्कृष्ट गैस होती है। तो आपको पता है इनमें आर्गन तो आ रहा है, अकीरिय गैस है, हीलियम भी है, नियोन भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? C राइट होगा। ऑक्सीजन है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी, हीना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी। आपको ध्यान रखना दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से कि ये कितनी 1 2 3 4 5 6 जो अकीरिय गैस है, मेन तौर पे उनको आप ध्यान रखना है। एग्जाम में काफी बार आ चुका है, या तो क्वेश्चन ऐसे देता है निम्न में से अकीरिय गैस है, तो इन सारों के नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यानी किस विटामिन में हड्डियों को मजबूती मिलती है? हड्डियों को मजबूती आप सबको पता है कैल्शियम से मिलती है। हड्डियों को मजबूती किसके माध्यम से मिलती है? कैल्शियम के कारण मिलती है। और बात करें आपको विटामिन की बात करें तो विटामिन कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा। विटामिन क्या होगा? डी होगा। डी से, विटामिन डी से आपको पता है हड्डियों को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम भी ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए दोस्तों,
आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन वो किस जटिल प्रोटीन, मतलब हम बात करें तो आप सबको पता है रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और रक्त में आपको बात करें तो लोहा ऐसे लोहा सर्वाधिक पाया जाता है, आपको पता है। तो लोहा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लाइव चैट में जवाब देते रहिएगा ताकि हम भी चेक कर पाए कितने स्टूडेंट कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 25। जल्दी सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक आप सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या कहीं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कहें तो कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये गलनांक है। और हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस बर्फ का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस बर्फ का क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वथनांक होता है। और फ़ारेनहाइट में कहे तो 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है दोस्तों आपको पता रखना है। फ़ारेनहाइट में कहे तो 212 होता है फ़ारेनहाइट, और डिग्री में कहे तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है बर्फ का या कहे पानी का क्या होता है, क्वथनांक होता है। गलनांक और क्वथनांक दोनों को आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा चुका हूँ। गैस का प्रमुख घटक है वो मीथेन। मीथेन का सूत्र भी ध्यान रखना है, CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। इसको आपको पता है मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं दोस्तों? मार्स गैस भी कहते हैं। मैंने काफी बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ चुका है। मार्स गैस किसे कहते हैं? वो मीथेन को कहते हैं। हीलियम आपको भी बता रहा था अकेले गैस है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी वो किस पे आधारित थी, सभी को आपको पता होगा, वो परमाणु भार या कई परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी जवाब भी दे पा रहे। और आधुनिक आवर्त सारणी, ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मोजले को कहा जाता है। किसको? मोजले को कहा जाता है। वो है परमाणु संख्या पर आधारित। आधुनिक आवर्त सारणी है वो है परमाणु संख्या पर आधारित। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। यानी मेंडेलीव ने बताया था तत्वों की रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म है, उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन होती है, जो कि आपको पता है पूर्णतः सत्य नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोजले ने दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी ये कहती है कि किसी भी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में हम बात करें तत्व के रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या पर आधारित होती है, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको पूछा है मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? वो थी परमाणु द्रव्यमान या कई परमाणु भार। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पीतल है वो किस में, पीतल में कौन कौन सी मतलब धातु होती है? पीतल आपको पता है मिश्र धातु। तो पीतल में मैंने आपको ट्रिक बताया था, पिताजी। क्या बताया था दोस्तों? पिताजी। तो आपको पता है पीतल में कौन कौन होता है? तांबा होता है, और क्या होता है? जिंक। जिंक का मतलब जस्ता भी कह सकते हैं। तो आप देखो तांबा और जिंक कौन सा है? ऑप्शन और आपका सी राइट होगा। काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और मैंने जो टॉपिक करवाया था मिश्र धातु, उसमें आपको सारे मिश्र धातु मेन थे वो मैंने करवाए थे, और स्टार भी लगवाए थे जो मुख्य है। तो आपको पता है पीतल है, कांसा है, ये जो मेन थे उनको मैंने स्टार भी लगवाया था, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। मैंने काफी बार दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बता चुका हूँ कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरा, आंवला, इनमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कहीं कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको विटामिन क्या होगा? सी होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। जल्दी से जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक करना जो भूल गए वो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं कितनी मेहनत करके आपके लिए क्लास प्रोवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है।
लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो पेंसिल बनाने में पदार्थ कौन सा उपयोग होता है? ग्रेफाइट उपयोग में होता है। ग्रेफाइट आप सबको पता है कार्बन का क्या है? अपरूप है, और कार्बन का शुद्धतम अपरूप हीरा होता है। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। शुद्ध रूप की बात करें तो हीरा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहते हैं। अब आपका मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? यहाँ केलों की संख्या आपको पूछिए, किसकी? केलों की संख्या बुझे, यानी आपको दर्जन की संख्या नहीं बुझी, आपको ये ध्यान रखना। पहले बात कर लेते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यानी 7 दिन। 7 दिन के लिए कितने आपको चाहिए केलों की संख्या? 28 गुणा 12। 28 गुणा 12 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 28 दर्जन है और उसको केलों में चेंज करते हैं, तो आपको पता है एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पहले एक का निकालना पड़ेगा, एक दिन का। तो 28 गुणा 12 बट्टे कितना लगाना पड़ेगा? 7 लगाना पड़ेगा। 7 से ये काट दो, कितनी बार कटा? ये कटा आपका 4 बार ना, और 12 चौकों कितना हो गया? 48। एक दिन में कितना खाता है दोस्तों? 48 खाता है। एक दिन में कितना हुआ? 48 हुआ ना, 12 चौकों 48। ठीक है, अब आपको निकालना है, कितने दिन का निकालना? आपको निकालना है 47 दिन का। कितने दिनों का निकालना है दोस्तों? 47 दिन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो 48 गुणा कितना करना पड़ेगा? 47 करना पड़ेगा। 48 गुणा 47, यानी इनको आप गुणा करके यदि देखोगे तो आपका जवाब आएगा 2256। कितना आएगा दोस्तों? 2256 आएगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये नोट कर लीजिएगा। आंकड़े भी ज्यादातर यही आपको मिलते हैं। मैंने काफी जहां तक मैंने देखा है, अभी मतलब 2 साल के अंदर भी काफी एग्जाम हुए, उनमें भी ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंकड़े भी कई बार परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? 18,440 रुपए का 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको पता है क्या होता है? मूलधन गुणा दर इंटू समय बटा 100 होता है। मूलधन कितना? 18,000 कितना? 440 गुणा में कितना लिखना? 15 लिखना, और गुणा में कितना लिखना? समय कितना लिखना? 4 बट्टे में कितना? 100। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। 0 से 0 कटा। अब देखो और काट देता हूं मैं। 15 चौको कितना होता है? 15 चौको 60 होता है। तो आपको पता है 0 से 0 कट गया। अब आपको पता है 1844 गुणा कितना? 6 ना, 6। तो इसको गुणा करके आप देखो कितना आएगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका गुणा कर लीजिएगा। 4, फिर 80 लगी 2, 6, 80 लगी 2, आगे बात करें 50, 80 लगी 5, आगे 5, 4, 5 कितना हो गया? 11। क्या? 11,064। आपका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? देख लो, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 12, 15 और 18, 21 का महत्तम समावर्तक बताओ। तो महत्तम समावर्तक का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जा रहा है। तो आपको पता है कौन होगा दोस्तों? 3 होगा। अब बात कर लेते हैं निकाला कैसे जाता है। महत्तम समावर्तक की बात करें तो आपको अलग अलग निकालना है। कैसे निकालना है? अलग अलग। और लहस्य की बात करें यानी लघुत्तम की बात करें तो साथ साथ निकाला जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, और किसका? 18 का। फिर किसका निकालना आपको पता है? 21 का। अब इनमें दोनों चारों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा? हम बात करें तो एचसीएफ होगा, या कहीं महत्तम समावर्तक होगा। पहले 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का 1 बार। इसका भी टुकड़ा कर लो, किसका जा रहा है? 3 का कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का 1 बार। फिर आपको पता है इसका 2 का जा रहा है, कितनी बार गया? 9 बार। फिर 3 का कितनी बार गया? 3 बार। और फिर 3 का कितनी बार? 1 बार। इसमें किसका जा रहा है? 3 का गया 7 बार, और 7 का गया 1 बार। अब आपको देखना है कॉमन कौन कौन है। तो आपको पता है 2 तो आपको पता है सब में नहीं है, 3 है ना। ये 3 देखो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है,
और इसमें भी है, यानी 3 सब में आ गया कॉमन। और कोई संख्या है क्या जो कॉमन है? यदि कोई और हो तो उसके गुणा में करके लिख देते, तो आपको पता है केवल 3 एक है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, या कहे महत्तम समावर्तक कितना होगा, महत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी मैस है कितना होगा, आप नोट कर लीजिएगा, इसका कितना होगा, 3 होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। महत्तम समावर्तक या कहे एचसीएफ कितना होगा, आपका होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 34 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु बताओ। तो आपको पता है 12 लड़का और उनकी औसत आयु कितनी है, 10 है, तो 12 गुणा 10 यानी कितना हो गया, 12 गुणा 10 यानी 120, कितना हो गया, 120 टोटल। अब बात कर लेते हैं आगे का है, 11 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 9 है, इसका मतलब 11 9 का कितना हो गया, 99। अब आपको पता है ये तो है 12 लड़कों का और ये है 11 लड़कों का, यदि 12 वाले में से 11 वाला घटाएंगे तो कौन से आएगा, जो 12वां विद्यार्थी होगा उसकी क्या आएगी, आयु आ जाएगी। तो आप घटा के देखो कितना आ रहा है, 21 वर्ष। क्या इसका मतलब 12वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, 21 वर्ष होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 35। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन के एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आपको बताना है परिमाप। तो आयत का आपको पता है परिमाप क्या होता है, सूत्र नोट कर लीजिएगा। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, बराबर 2 कोष्ठक क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये किसका सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है। ये 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और आपको ये भी ध्यान रखना है क्षेत्रफल का सूत्र भी याद रखना है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना कई बार दे देता है। आपको कहा है यहाँ परिमाप बताओ, तो परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, यानी 30 प्लस कितना 20। अब इनको जोड़ो, 2 गुणा कितना 50 ना, 2 गुणा 50 यानी आपका कितना है, 100 किस में आएगा, मीटर में आएगा, मीटर है ना, 100 मीटर। आपका परिमाप कितना होगा, 100 मीटर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। और यदि आपको कहता है क्षेत्रफल बताओ, तो आपको क्या करना पड़ता, 30 गुणा 20 करना पड़ता डायरेक्ट, यानी कितना होता है, 600 होता है। क्या, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, आर का मान आपको कितना दे दिया, आर का मान आपको दे दिया कितना, 7 सेंटीमीटर दिया। आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब दीजिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और आयतन का सूत्र भी नोट कर लीजिएगा, थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या दे रखा है यहाँ, 4 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया, 7 दिया। आपको कितना दिया, 7। अब जो कट रहे हैं वो काट दीजिएगा, 7 से 7 कटा। अब आपको पता है 88 गुणा कितना, 88 गुणा 7 ना। अब इसको आप गुणा करोगे, देखो कितना आ रहा है, 56 80 लगी 5 यानी 61, 616 कितना आएगा दोस्तों, 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, जवाब होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो ये सूत्र भी याद रखिएगा, ये हालांकि इसमें यूज नहीं हुआ है, आपको पता है ये आयतन का सूत्र है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का सूत्र कई बार आ चुका। आपको क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए आपको इस तरह से मैंने निकाल के बता दिया आपको। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, 2197 कितना है दोस्तों, 2197 का आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। पहले 3 का क्या बना लो, जोड़ा बना लो, ये 2 अकेलर। अब आपको क्या करना है, पहले बात तो कर लेते हैं, 7 1 का 1 7 किस में होता है, आपको पता है
इकाई अंक 7 किस में होता है, यानी हम बात करें तो इकाई अंक 7 होता है वो 3 में होता है। किस में होता है दोस्तों, 3 में होता है। आपको पता है 3 का घन कितना होता है, आपको पता है 27 होता है। इकाई अंक क्या होता है, 7 होता है। तो पहले बात तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। ये बात नोट कर लिया आपने। अब आपको बात कर लेती है ये 2 बचा ना अकेला। अब बात कर लेते हैं 2 से कम घन किसका होता है। आपको पता है 2 का घन कितना होता है, 2 का घन आपको पता है कितना होता है, 8 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8। और 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 1 होता है। इसका मतलब आपको कम वाला लेना है, यानी 2 से कम किसका हुआ, 1 का 1 हुआ। इसका मतलब आपका क्या होगा, 1 और 3 का मतलब क्या हुआ, 13। आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। दोस्तों घनमूल निकालना इतना आसान है, यदि थोड़ा सा आप सीख गए तो बिल्कुल आसान, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप निकाल सकते हैं जल्दीबाजी में, आपका गलत भी नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए मैं एक उदाहरण आपके लिए और देता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 4096 का क्या निकालना, आपको 4096 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आपको पता है पहले 3 का जोड़ा बना लो, जो अकेला रहता है कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 6 किसका होता है, 6 आपको पता है 4 का होता है। यदि ऐसा आपको ध्यान नहीं रहता तो इस 6 का क्या कर दो, घन कर दो। 6 का घन करने पे आपको पता है कितना होगा, इकाई अंक 6 ही आएगा। देख लो आप कितना आएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ आपको पता है कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 6 का घन करेंगे तो 6 ही आएगा। चलिए थोड़ा देख लीजिएगा, 6 ही आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। तो आपको पता है यहाँ 6 आएगा। 6 का आपको पता है 6 का घन कितना होता है, कितना भी हो, इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। अब बात कर लेते हैं 4 है, इससे मतलब कम वाला देखना, अभी बता रहा था। 2 का कितना होता है, 2 का 8 होता है। और 1 का कितना होता है, आपको पता है 1 का 1 होता है। तो कम वाला लेना, आपको पता है ये तो 8 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब कौन सा होगा, 1 वाला, यानी 16 का क्या है, ये घन है 4096। तो ये क्वेश्चन 4096 वाला भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 38। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या है, 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। तो आपको पता है हमने मान लिया अंकित मूल्य कितना माना, 100 माना। और कितने की कमी की, पहले की 10 की कमी यानी 90/100, पहले 10 की यानी 90/100। फिर कितने की है, 20 की यानी 80/100, 100 में से कर रहा है देखो। फिर आगे कितने की है, आगे की है 30 की यानी 70/100। अब आप इसको निकालो कितना आता है, जो भी आता है वो 100 में से घटा देना। यहाँ बात करें 100 से 100 कट गया, और 2 0 से 2 0 कट गया, और 1 0 से 1 0। इसको आप अब क्या करना, आपको क्या कुछ नहीं करना, भाग देना है। पहले गुणा कर लो ऊपर वाला और फिर एक पॉइंट लगा देना। तो आपको पता है यदि हम गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ गुणा करने पे आपको आएगा 504 आएगा। कितना आएगा, 504 बट्टे कितना 10। तो आप पॉइंट लगा दो, यानी कितना 50.4। कितना आया, 50.4। ये देखो आपको पता है 100 था, पहले कितना माना था हमने, 100 माना था। कितना हो गया, 50.4 हो गया। इसका मतलब कितना कम हुआ, आपको पता है 100 माइनस कितना करना पड़ेगा, 50.4 करना पड़ेगा। इसका मतलब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, आपका आएगा 49.6 आएगा। कितना आएगा, 49.6 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपका जवाब होगा 49.6 वाला। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। दोस्तों ये बिल्कुल कटिहार यारो बिहार का है, ओरिजिनल पेपर में आज आपको करवा रहा हूँ। कैसी लग रही है क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही होगी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग करने की वजह से मैं यहाँ क्लास प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, राम एक काम को 10 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों साथ मिलकर राम ने कितने में किया, आपको पता है कितने में किया, आपको 10 दिन में। और मोहन कितने में कर रहा है, 15 दिन में। आपको इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम लेना, कितना आया, 30 आया। और 30 में पहले 10 का भाग दिया 3 बार, और फिर इसका दिया कितनी बार, 2 बार। आपको पता है दोनों को मिलाकर काम करवाना है, यानी 30 काम है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, आपको पता है 5 काम करेंगे। इसका मतलब कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा दिया। आप कहेंगे सर आप दोबारा क्यों किया, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ पेपर में करवा रहा हूँ, तो कई बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो मुझे करवाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आज ओरिजिनल पेपर आपको करवा रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है, 8, 10, 15, 16 और 20 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समवर्ती निकालना है। चलिए मैं थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ किस तरह से निकालते। 8, 10, फिर कितना है 15, 16 और कितना 20। ये इस तरह से आपको निकाल लेना है। निकालना आता होगा सबको।
पहले आपको पता है 2 का भाग देना पड़ेगा। इस तरह से यदि आप भाग दे के निकालोगे तो आपका आएगा 240। निकाल लेना ये क्वेश्चन। थोड़ा मैं क्योंकि स्क्रीन आपको पता है छोटी है तो इसलिए मैं नहीं हल कर पाऊंगा यहाँ, तो आप गुणा भाग करके ये कर लेना। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी? अब बात कर लेते हैं। आपको क्या दिया है? आपको मेन और वुमेन दे दिया। क्या दे दिया? ये लिखा मेन और ये लिखा वुमेन, दोनों का दे दिया अनुपात। मेन कितना है? 5 है और वुमेन कितनी है? 3 है। इस तरह से क्या है उनका अनुपात है। अब आपको क्या दिया है? गांव में 800 पुरुष है। पुरुष कितना हुआ? मेन कितना हुआ? 5 बराबर कितना दे दिया आपको? 5 बराबर आपको दे दिया 800। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा? 800/5। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है किसकी संख्या निकालनी है? जल्दी से बताइएगा। आपको पता है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या अनुपात में कितना है? 3। तो आप हल कर लो इसको। ये कितनी बार कटा है? 160 बार। 5 से 160 बार, 16 × 48 यानी 480 क्या है? महिलाएं है। 480 क्या है? महिलाएं। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 42। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 है तो दोनों संख्याएं बताओ। अब ये तो ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो आप, आपको पता है यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पहले बात कर लेते हैं, आपको योग कितना होना चाहिए? 25। योग तो आपको दिखाई दे रहा है सबका 25 हो रहा है, लेकिन आपको पता है योग हो रहा है तो आप अब देखो क्या अंतर कितना? 13 का। अंतर 13 का आपको पता है कौन से में हो रहा है? केवल इस एक में ही हो रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। देखो अंतर कितने का हो रहा है? आपको पता है 13 का हो रहा है और योग कितना हो रहा है? 25। और इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हल कर सकते हो। 25 प्लस कितना किया आपने? 25 प्लस 13 किया और एक बार क्या कर दिया? 25 माइनस 13 कर दिया। एक बार क्या कर दिया? 25 माइनस 13 किया और दोनों में किसका भाग दे दो? 2 2 का भाग दे दो। योग और अंतर आपको दे रखा हो तो संख्या ज्ञात आप कर सकते हो। तो ये कितना हुआ आपको पता है? 38/2। 38/2 और ये कितना हुआ? 12/2। आपको पता है 38/2 का मतलब कितना हुआ? 19। और ये कितना हुआ? 12 में 2 का भाग दिया 6, यानी संख्या क्या है? 19 और 6। तो कभी भी आपको योग और अंतर दे दे तो योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दे दो और अंतर लेके 2 का भाग दे दो, वही क्या होगी? संख्या होगी। अब कई बार आपको क्या कर देता है क्वेश्चन, इतना ही नहीं पूछता है कि संख्या बताओ, आपको कहता है योग और गुणन, योग और क्या देता है? योग और अंतर देता है और उन संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो आपको पता है दोनों संख्या पहले हम ज्ञात कर लेते हैं और फिर यदि दोनों को गुणा करने के लिए बोलता है दोनों को गुणा कर देते हैं। जैसे 19 को 6 से गुणा कर दो, जैसे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको मांगता है वैसे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 3 गुना पहले भर देता है यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि क्या दे रखा आगे? धीरे वाला पाइप उस टंकी को कितने समय में भरेगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको ये हल करके बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले मैं आपको लॉजिकल जान कर देता हूँ, फिर एक ट्रिक भी बताता हूँ। आप जल्दी से इसको हल कैसे कर पाओगे वो भी मैं बताऊंगा। चलिए थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या दे रखा है? पहले बात तो हमने एक फर्स्ट लिया और ये क्या लिया? मतलब ये लिया फर्स्ट और ये लिया सेकंड। एक आपको पता है धीमा बढ़ता है और एक तेज बढ़ता है। तो आपने मतलब क्या मान लिया? यहाँ टाइम मान लिया। हमने क्या माना? टाइम माना। दोनों का टाइम मान लेते। एक मान लिया कितने में? एक्स में भरता है और एक कितना में? 3x में भरता है। एक कितने में? एक्स में और एक 3x में भरता है, क्योंकि एक 3 गुना तेजी से भरता है। तो आपको पता है जो 3 गुना तेजी से भरता है वो तो आपको पता है उसका तो समय x है, क्योंकि 3 गुना तेजी से भरेगा उसमें कम टाइम लगेगा यानी x लगेगा, और जो धीरे बढ़ता है उसमें 3x लगेगा। ये आपने मान लिया, टाइम मान लिया। क्या लिखा है मैंने यहाँ? टाइम। अब आपको पता है एलसीएम लिया कितना? यहाँ एलसीएम इनका आएगा 3x। और अब बताओ इनकी कार्य क्षमता आपको पता है कितना आएगी, क्योंकि आपको पता है दिनों का उल्टा होगा। कार्य क्षमता कितना? 3 और कितना? 3 और 1। अब बात कर लेते हैं। आपको पता है दोनों को मिलकर काम करवाना है। चलो मैंने मिलकर, यानी मिलकर निकालने का तरीका क्या है? लघुत्तम 3x बट्टा कितना? 4 ना, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, मिलाना है। कार्य क्षमता को जोड़ा 4 बराबर ये आपको दे दिया। कितना दिया? अगले ने दिया देखो कितना? 30 मिनट। दोनों मिलकर कितने में? 30 में। इसका मतलब आप पहले x की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं निकाल लेता हूँ। x बराबर क्या आएगा आपको पता है? उधर जाके क्या होगा? 30 गुणा में 4 होगा और बट्टे में क्या जाएगा? 3 जाएगा। बट्टे में जाएगा 3, 3 से काट दो कितनी बार? 10 बार।
यानी आपका कितना आया, x बराबर आ गया 40, x बराबर कितना आया 40 आया। अब आपको पता है टाइम दोनों का पूछा है, यानी हमने क्या माना था, एक का x माना था और एक का कितना माना था 3x। तो एक तो 40 मिनट में भरता है और एक 3 गुना कर दो, 40 का 3 गुना कितना होगा, 40 का 3 गुना होगा 120, कितना होगा 120। तो हम बात करें तो एक भरता है 40 मिनट में और एक भरता है 120 मिनट में। आपको कहा है धीरे वाला यानी ज्यादा टाइम लगा रहा है, कौन सा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटा होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो इस तरह से मैंने समय कार्य मजदूरी वाला चैप्टर करवा रखा है, वो देख लेना, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है ये टॉपिक। चलिए दोस्तों अब थोड़ा ट्रिक बताऊं क्या आपको, चलिए थोड़ा ट्रिक बता देता हूं। आपको क्या दे रखा है, एक कह रहा है मतलब कार्य क्षमता आपको दे रखी है, क्या दे रखी है दोस्तों, कार्य क्षमता आपको दे रखी है। कितनी दी है कार्य क्षमता, एक 3 गुना गति से भरता है। मान लिया एक 3 भरता है, एक काम 3 करता है और एक कितना करता है 1 करता है। ये उनकी क्या हुई, कार्य क्षमता हुई पहले और सेकंड की। अब आपको दे रखा है दोनों को मिला के कितना 30, दोनों को मिला के कितना 30। तो दोनों को इनको भी मिला दो, कितना 3 + 1 किया कितना, 3 + 1 किया कितना 4। अब दोनों का निकाल लो आप, एक बार बट्टे में 1 लिख दो और फिर 30 गुणा 4 बट्टे में एक बार कितना लिख दो 3 लिख दो, ये दोनों का उसका टाइम आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, ये कितना आया 120 मिनट आया ना, 120 मिनट और ये कितना आया आपका 40 मिनट। तो दोनों का टाइम आ गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है देखो, बिल्कुल आसान है। जैसे आपको दोनों मिलके टाइम देगा कितना 30 मिनट दिया यहाँ, तो दोनों को मिला दो, कार्य क्षमता को भी दोनों को मिला दो। 3 गुना है मतलब एक को हमने 1 माना और एक को 3, दोनों को मिला कितना 4। और बट्टे में जिसका लिख दो, जिसका हमें निकालना है। तो हम दोनों का ही निकाल लिया। आपको क्या है, यानी जो क्या है धीरे वाला यानी ज्यादा टाइम कौन लगा रहा है, वही तो धीरे चल रहा है। तो आपको पता है 120 मिनट का मतलब कितना हुआ 2 घंटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये ट्रिक आपके समझ में आ गई, वो नहीं आई तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाज्य है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। हालांकि आपको पता है इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी हम बात करें 17 का भाग जा रहा है, लेकिन आपको कहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताने। जबकि ये तो है कितना है 99,960, ये जबकि ये 99,994, तो बड़ी संख्या तो यही। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। आप इसको हल भी कर सकते हैं भाग देके। जैसे हम बात करें 99,000 है तो 1 लाख में भाग देके फिर आपका शेषफल कितना आएगा, आपका आएगा 6। तो 6 आप घटा देना उसमें से 1 लाख में से, मतलब कितना आएगा 99,994 आएगा। इस तरह से आप हल कर सकते हो 17 का भाग देके वैसे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। एक समभुज त्रिभुज, मतलब समभुज का मतलब सारी भुजाएं क्या है समान है। त्रिकोण का मतलब हुआ त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब हुआ क्या हुआ त्रिभुज, सारी भुजाएं उसमें क्या है समान है। चलो मैं एक बना ही देता हूं आपके लिए, ये मान लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सही नहीं बना होगा। ये मान लिया क्या है समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा जिनको पता नहीं है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है √3/4 और ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ √3/4, भुजा कितनी दी आपको 12 को 2 बार गुणा में लिख दो, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो, फिर 4 से काट दो, कितनी बार कटा 3 बार, यानी कितना हुआ 36√3। 36√3 वाला ऑप्शन कौन सा आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा 36√3 वाला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट पूरा हुआ है। अब हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस है यानी रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया। 5 क्वेश्चन आपको पता है रीजनिंग क्या आती है। तो क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपको क्या दे रखा है, 1 दिया है यानी 1 का वर्ग कितना होता है, फिर दिया 3 का वर्ग दिया है 9, फिर 5 का वर्ग दिया कितना 25, फिर 7 का वर्ग दिया कितना 49, फिर कितने का होना चाहिए 9 का वर्ग होना चाहिए और फिर 11 का वर्ग होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है
विषम संख्याओं का क्या है, वर्ग है। तो आपको बीच में छोड़ा कौन था, 9 वाला, यानी 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो पहले आपको दिया, क्या दिया, चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ, CMM दिया है, फिर क्या दिया है, EOO दिया है, क्या दिया है, EOO, ठीक है, और फिर दिया GQQ, क्या दिया, GQQ, फिर आपको बीच में बताना है क्या आएगा, और फिर आगे दिया है KUU। अब आपको पता है CDE, तो एक छोड़ा E आया, फिर देखो EFG, एक छोड़ा F छोड़ने के बाद G आया, फिर आपको पता है JHI आएगा, यानी एक छोड़ के क्या है, I आया। आगे देखिए MNO, यानी एक छोड़ा O आया, फिर आपको पता है QRS आएगा, क्या आएगा, S आएगा, और आपको 2 बार लिखना है, इसका मतलब ISS, यानी आपका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की सभी विद्यार्थियों को कोशिश करनी है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, MD के 5 मीटर पूर्व में, अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व, ऊपर होता है उत्तर, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। यह आपको पता होना चाहिए। पहली बात, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा जो देर का वो आरेख बनाते हैं हम, वो समझाते हैं आपको कैसे हल करना पड़ेगा। तो पहले बात तो आपको पता है क्या दिया है, D से 5 मीटर पूर्व में, M है वो D से, इसका मतलब ये लिखा M, और किस से है, D से है, 5 मीटर पूर्व में ना, 5 मीटर मैंने लिख दिया इधर, ठीक है, हमने दूरी 5 मीटर मान ली है, ठीक है। आगे क्या दिया है, FD से 5 मीटर दक्षिण में, यानी F यहाँ लिखा, और फिर क्या लिखा है, KF से 5 मीटर पूर्व में, KF से 5 मीटर क्या है, पूर्व में। अब क्या है क्वेश्चन, इतना आंकड़ा हमने बना लिया, आपकी सारी दिशा आ गई है। अब आपको कहा है K के परस्पर M किस दिशा में, यानी K से है ना वो M किस दिशा में, तो K से M इस दिशा में, K से M किस दिशा में, आप देखिएगा ऊपर है, यानी ऊपर का मतलब क्या, उत्तर है, उत्तर, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। आपको कहे K से D किस दिशा में, तो D इस दिशा में है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है। डी की बात करें तो उत्तर पश्चिम, इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन आपको कहा है के से एम है ना वो किस दिशा में, तो एम है वो उत्तर दिशा में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 49 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पी माँ है के की, पी क्या है, माँ है के की। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये लिखा पी, और माँ किसकी है, ये के की माँ है। किसकी माँ है, पी माँ है किसकी, के की, ये मैंने लिख दिया माँ, क्या है, के की क्या है, माँ है। अब बात कर लेते आगे क्या दिया है, आगे दिया है के की बहन है, के बहन है डी की। ये बहन किसकी है, डी की, ये डी की क्या है, बहन है, यानी दोनों को मैंने बराबर लिख दिया, दोनों क्या है, बहन भाई है, ठीक है। तो आपको पता है डी की माँ भी कौन होगी, डी की माँ भी कौन होगी, पी होगी। पहले बात तो ये हमने सीख लिया, क्योंकि दोनों बहन भाई है, इसका मतलब इसकी माँ भी कौन होगी, पी होगी। अब आगे क्या कहे, आगे दिया आपको जे का, आगे क्या दिया, डी है ना वो जे का पिता है, डी है ना वो जे का पिता, जे मैंने नीचे लिखा क्योंकि आपको ये पिता है, कौन है, डी है ना पिता, ये किसका पिता है, ये जे का पिता है, किसका पिता है, जे का। अब आगे दिया जे के साथ क्या संबंध है, आपको क्या पूछा है, पी का, ये रहा पी, और ये जे के साथ क्या संबंध, आपको पता है ये जे का क्या हुआ, पिता, और पिता की जो माँ होती है वो उसके क्या लगती है, आपको पता है दादी लगती है, क्या लगती है, दादी लगती है। यानी आपका ऑप्शन और कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, निकालिए, और रिश्ते का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग में लेके करिए हल, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मैंने समझाया इस तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखते कौन कौन इसका भी जवाब सही दे पाते। यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था तो आने वाले परसों को क्या होगा। पहले बात कर लेते, ये हमारा क्या है, ये हमने माना आज है, क्या है, आज, आज है ना। आपको पता है इससे आज वाले पहले दिन को क्या बोलते हैं, हम कल बोलते हैं। आज से पहले वाले दिन को क्या बोलते हैं, कल बोलते हैं। और कल से जो पहले वाला दिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परसों बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परसों बोलते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। और इधर भी क्या होगा, आने वाला कल होगा, इधर क्या होगा, ये कल हुआ, आने वाला कल है, ठीक है, और ये क्या होगा, परसों होगा।
तो अब बात कर लेते हैं जो आपको दे रखा है उसके अनुसार हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ परसों है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है का आज से यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था, बीते हुए परसों ये हुआ ना, यहाँ क्या है मंगलवार है, तो यहाँ क्या होगा कल क्या था बुधवार था, आज क्या होगा गुरुवार होगा, फिर आगे क्या होगा मंगलवार बुधवार गुरुवार, आगे बात करें शुक्रवार और आगे क्या होगा शनिवार होगा। तो आपको कौन सा पूछा है, आपको कहा है आने वाले परसों क्या वार होगा, तो आपका क्या होगा शनिवार होगा। शनिवार वाला ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इस तरीके से इसको हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने क्लास पूरी देखा उनको आनंद आ गया होगा। क्लास बहुत ही शानदार थी क्योंकि मैंने आज आर्मी का पूरा टोटल पेपर आपके सामने करवाया है, जो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो आप चेक कर पाते हैं जैसा मैं क्लास में करवाता हूँ उसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। सबको जय हिंद, राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।